हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। आज की पाठशाला क्लास 10th के लिए कौन लेकर आया? आपकी रूपाली मैम। तो रूपाली मैम आपके लिए हिंदी से संबंधित आपका जो भी सिलेबस है उसे कंप्लीट करा रही हैं। तो अभी तक हम बढ़ते बढ़ते आ चुके हैं चैप्टर नंबर 7 पर। ठीक है, कौन? क्लास 10th का हिंदी कोर्स ए हम करा रहे हैं और उसमें हमने अपनी पहली बुक ली है। आप सभी को पता है 2 बुक है, तो हमने पहली बुक जो ली है वो है हमारी क्षितिज भाग 2। क्षितिज भाग 2 हमारी 2 खंडों में विभक्त है। काव्य खंड हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, यानी कि 6 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ चुके हैं अपने 7th चैप्टर में। तो लास्ट वीडियो आपने जो देखा वो 7th चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन था। गद्य खंड का पहला और बुक का 7वां अध्याय है हमारा नेताजी का चश्मा, जो एक कहानी विधा में लिखा गया है और जिसके रचयिता हैं स्वयं प्रकाश जी। पूरा हमने देखा कि चश्मे को लेकर कितनी सारी चीज़ें सामने आई और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये पूरा अध्याय हमने पढ़ा। चलिए आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कर रहे हैं इसी चैप्टर के NCERT क्वेश्चंस, यानी कि हमारा जो चैप्टर बुक में दिया हुआ है उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, तो उनके सॉल्यूशंस मैं लेकर आई हूँ। ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज़ अच्छे से समझाने की कोशिश करते हुए हम इनके आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? अब देखिए, ये सवाल हालदार साहब के दिमाग में भी कौंधा था जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे। ये था ना कि उन्होंने पान वाले से ये पूछने की कोशिश करी थी कि भाई आखिर इसे लोग कैप्टन क्यों कहते हैं, लेकिन अब चूंकि वो अपना दूसरा पान खा चुका था, पहले ही वो कैप्टन को दिखाकर इशारा कर चुका था कि भाई वो रहा, उससे जाकर पूछ लो, तो एक तरीके से इनडायरेक्टली जो है उस पान वाले ने मना कर दिया था उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन हमारे सामने तो सवाल छूट गया कि आखिर उस चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ठीक है, क्या वो नेताजी की चश्मा मूर्ति पे चश्मा पहना रहा है इसलिए कैप्टन? भाई इस वजह से तो किसी का नाम नहीं रखा जा सकता, क्या रीजन रह सकता है? तो चलिए देख लेते हैं। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भारी सम्मान करता था, भरपूर सम्मान करता था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, उसके कर्म भी उसके नाम को काफ़ी रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो उसका कर्म हमेशा से ऐसा रहा होगा कि वो देश के प्रति सम्मान रखना, देशभक्तों के प्रति सम्मान रखना, ऐसा कुछ उसके अंदर रहा होगा, तभी उसका नाम कैप्टन पड़ा। और दूसरा, उसका अभी जो वर्तमान समय का जो कर्म था वो तो उसकी स्वतंत्रता को दर्शा ही रहा, मतलब उसकी देशभक्ति को दर्शा ही रहा था कि वो नेताजी की मूर्ति पे चश्मा पहना रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले भी वो इस तरीके के देशभक्ति पूर्ण काम करता रहा होगा, इसीलिए उसका नाम कैप्टन रखा गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था। ठीक है, मना किया था। अब जब कैप्टन मर गया, कैप्टन मरने के बाद मूर्ति जो है वो बगैर चश्मे की थी, तो जो हालदार साहब को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। अब उस दिन जब उनको ये पता था कि अब हम जाएंगे तो बगैर मूर्ति वाली ही बगैर चश्मे वाली मूर्ति देखने को मिलेगी, तो उन्होंने ड्राइवर को पहले ही मना कर दिया कि आज काम ज़्यादा है, चौराहे पे रुकेंगे नहीं, पान आगे खा लेंगे, तुम गाड़ी ले चलो। मना किया था ना। अब ये एक सिचुएशन आपको दी गई। अब इस पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने तो पहले ये सोच रखा था ना कि मूर्ति पे तो चश्मा है नहीं, इसलिए वो मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, रुकेंगे भी नहीं, सीधे चले जाएंगे। लेकिन आदत से मजबूर बेचारे वो चौराहा आता ही उनकी नज़र कहाँ चली गई? मूर्ति पे चली गई, और उन्होंने देखा कि मूर्ति पे तो चश्मा लगा हुआ है। इसीलिए वो बहुत ही तुरंत ही उन्होंने रोकने के लिए बाहर कहा, रोको, और जीप रुकी भी नहीं और वो तेज कदमों से उतरकर चले गए थे मूर्ति के पास में। देखिए क्या है, हालदार साहब पहले इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोच रहे थे कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तो अवश्य मिलेगी, परंतु उनकी आंखों पर चश्मा लगा नहीं मिलेगा। चश्मा लगाने वाला देशभक्त कैप्टन तो मर चुका और वहां अब किसी में वैसी देशभक्ति की भावना नहीं होगी।
तो जब है ही नहीं तो वहां पर थी नहीं, तो इसीलिए उन्होंने तुरंत रोकने को क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने वहां पर चश्मा लगा हुआ देख लिया था। चलिए अब आ जाते हैं, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। क्या उम्मीद जगाता है? ये उम्मीद जगाता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी आज़ादी के महत्व को समझती है, कितनी मुश्किल से ये आज़ादी मिली है ये वो जानती है, और ये आज़ादी दिलाने में जिन देशभक्तों का हाथ है उनके प्रति सम्मान प्रकट करना भी जानती है। तो यानी कि आने वाली जो पीढ़ी है, यानी कि जो बच्चे हैं, वो उनके अंदर देशभक्ति की भावना अभी विद्यमान है। इस चीज़ की उम्मीद जगाती है कि हमारा देश अभी आगे सही हाथों में जाएगा। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है। भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुए है, बच्चों के अंदर देश प्रेम का जज्बा है, अतः देश का भविष्य सुरक्षित है। यानी कि जिनके हाथों में ये देश का भविष्य, यानी कि आज के बच्चे कल का भविष्य बनेंगे, तो उनके अंदर अगर देशभक्ति की भावना है तो यानी कि देश सही हाथों में जा रहा है। तीसरा है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे। अब ये इतनी सी बात क्यों भावुक, यानी कि सरकंडे का चश्मा देखकर इतना भावुक हो जाना क्या सही था? क्योंकि वो पहले बहुत मायूस थे। किस बात पे? कहते ना, जब हम दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा निराश होते हैं और हमें कहीं से एक छोटी सी उम्मीद दिखती है, तो हमारी प्रसन्नता जितनी होनी चाहिए उससे 4 गुना ज़्यादा हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई। पहले तो वो उसके मर जाने से, कैप्टन के मर जाने से बहुत मायूस थे। दूसरी उनकी मायूसी थी कि उस मूर्ति पे अब चश्मा नहीं लग रहा था, जो इन्हें देखकर बहुत अखर रहा था। तो 2 रीज़न तो उनको परेशान कर ही रहे थे। फिर उनके पास जो एक उम्मीद दिखी वो था सरकंडे का चश्मा। सरकंडे का चश्मा उनको इसलिए ज़्यादा भावुक कर जाता है कि जिस चीज़ को लेकर वो चिंतित थे कि देशभक्ति जो है अब लोगों के लिए सिर्फ एक मजाक की चीज़ बन गई है, लेकिन अभी आगे बच्चे ऐसे हैं जो इसे मजाक नहीं सीरियसली लेते हैं, उसे अपना समझते हैं। इस वजह से वो ज़्यादा भावुक हुए थे। जब उन्होंने नेताजी की प्रतिमा की आंखों पर चश्मा लगा देखा तो हालदार साहब के मन में निराशा की भावना अचानक ही आशा के रूप में परिवर्तित हो गई। तो जो निराशा थी कि अब कौन लगाएगा या कौन देशभक्तों का सम्मान करेगा, कौन देश के प्रति इतना भाव प्रकट करेगा, तो वो जो निराशा थी वो आशा में तब्दील हो गई और उनके हृदय की प्रसन्नता आंखों से आंसू बनकर छलक रही उठी। उन्हें यह विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना भावी पीढ़ी के मन में पूरी तरह भरी हुई है। यानी कि भावी पीढ़ी जो है, जिनके हाथों में ये देश अब जाने वाला है, वो हाथ इतने कैपेबल हैं कि वो हमारे देश को भी संभाल सकते हैं, क्योंकि वो उसे अपना समझते हैं, प्यार करते हैं और इनके लिए बलिदान दिए गए लोगों का सम्मान करना भी जानते हैं। तीसरा प्रश्न है, आश्रय स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले वक्तव्य पढ़ते हैं। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप चीज़ समझिए, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम, तो ये कौन लोग करते हैं? जो अपने देश के लिए, अब जैसे स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ तो उस समय कितने लोगों ने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, कितने लोगों ने अपने घर छोड़ दिए, बच्चे छोड़ दिए, प्राण छोड़ दिए, सब कुछ, घर, यहाँ तक कि अपने जवान लोग जो हैं, अब जैसे भगत सिंह जैसे लोगों को देख लीजिए, एकदम यंग एज में उन्होंने क्या कहते हैं, उनको फांसी दे दी गई। उनके और भी भाई सुखदेव जी थे, सब थे, कितने, हम खाली चंद लोगों, हम बहुतों के तो हम नाम तक नहीं जानते हैं। ऐसे बहुत से लोग हुए जिन्होंने भरी जवानी अपनी जान दे दी, अपना घर सब कुछ त्याग दिया। अगर उन्हें अपने घर से मोह होता तो क्या वो अपने स्वतंत्रता के संग्राम में भाग लेते? तो शायद आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते। अगर कुछ लोग, जो लोग अपने अगर घरों से इतना मोह करते, अपनी ज़िंदगी से मोह करते, तो आज तो हम गुलाम होते कि नहीं होते? तो ऐसे लोग जिन्होंने अपने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया,
उन लोगों पर अगर जो लोग हंसते हैं वो कौन, पान वाले जैसे लोग, पान वाले थे ना, वो कैप्टन पे हंस रहा था ना, तो ये वक्तव्य उन्हीं के लिए बोला गया था। ऐसी कौम जो, अब कैप्टन के ऊपर वो हंस रहा था, और कैप्टन क्या है, वो देशभक्ति की भावना को व्यक्त कर रहा था। तो ऐसी कौम आगे चलकर उनका क्या होगा, जो अपने के लिए ही ज़्यादा सीरियस नहीं है, वो आगे चलकर क्या करेगी। तो इसका आश्रय देखिए क्या है। हालदार साहब बार बार सोचते रहे कि उस कौम का भविष्य कैसा होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाती है, जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ त्याग कर देते हैं। साथ ही वह ऐसे अवसर तलाशती रहती है जिससे उनकी स्वार्थ की पूर्ति हो सके, यानी कि ऐसे अवसर जिनमें सिर्फ हमारा फायदा हो, हमको क्या फायदा हो सकता है इससे, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी नैतिकता को ही तिलांजलि क्यों ना देनी पड़े। अर्थात आज हमारे समाज में स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना ईमान तक बेच दिया जाता है। यहाँ देशभक्ति को मूर्खता समझा जाता है। यानी ऐसे लोग जो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं, उस फायदे के लिए अगर हमें देश भी बेचना पड़े तो भी हम बेचने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है ना। तो मतलब हमारे लिए देशभक्ति सिर्फ हंसी मजाक का चीज़ है। जो देशभक्ति की भावना को व्यक्त करे या देश के लिए कुछ करे तो हम उसके किए गए कृत्य पे हंसेंगे या उसकी भावना के लिए हम हंसी मजाक उड़ाएंगे। तो और हमारा जब कुछ होगा तो हमारा स्वार्थ होगा तो हम अपने देश के लिए कुछ बुरा करने के लिए भी नहीं चूकेंगे। तो ऐसे लोगों की बात सोचकर हालदार साहब परेशान हो रहे थे। चौथा प्रश्न है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। अब पान वाला कैसा था? लाल काली बत्ती सी, मोटा था, हंसते हुए पेट जो है उसका हिलता था। तो वो सारा उसका रेखा चित्र जो बताया गया है उसे हमें प्रस्तुत करना है। देखिए क्या है, पान वाला काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। उसके सिर पर गिने चुने बाल ही बचे थे, मतलब बाल जो है बहुत कम थे। ज्यादा पान खाने के कारण उसके दांत काले लाल हो चुके थे। कैसे हो चुके थे? काले दांत, क्योंकि भाई वो पान बेच रहा है तो हमेशा उसके मुंह में पानी ही रहता, पानी खाता रहता, तो उसके दांत भी क्या है वो बहुत खराब हो चुके थे। वह हरदम अपने मुंह में पान भरे रहता था। अब दूसरा एक चीज और जो है उसमें दिया है, जब वो हंसता था तो उसकी तोन जो है, उसका पेट जो है वो उसके साथ थिरकन करता था, हिलता था। तो उसे भी आप मेंशन कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। ये किसका वक्तव्य था? पान वाले का वक्तव्य था। किसके लिए था? कैप्टन के लिए था। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। देखिए, हमने चैप्टर में इस जो वक्तव्य बोला गया पान वाले द्वारा, हमने हालदार साहब की टिप्पणी देख ली। उन्होंने जो चीज़ें सोची उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्होंने अपना मन, अपनी बातें बता दी। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि इस वक्तव्य पे आप क्या सोचते हैं, आप क्या कह सकते हैं। तो ठीक है, देखते हैं क्या है। यह टिप्पणी कैप्टन के बारे में हालदार साहब द्वारा पूछे जाने वाले पान वाले द्वारा की गई थी, जो बिल्कुल उचित नहीं थी। उन्होंने पूछा था ना कि भाई कैप्टन क्या किसी क्या कहते हैं सेवानिवृत्त है, आज़ाद हिंद फौज का सेवानिवृत्त सिपाही है, या नेताजी का कोई मित्र है, साथी है, ये चीज़। तो उस पे जो है पान वाला क्या कहता है कि ये क्या कहते हैं, ये लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। ये तब बोला गया था। कैप्टन शारीरिक रूप से अक्षम था, जिसके लिए वह फौज में नहीं जा सकता था। ठीक है, पहली बात तो ये, क्योंकि वो डिसेबल इसलिए नहीं जा सकता, परंतु उसके हृदय में जो अपार देशभक्ति की भावना थी वह किसी फौजी से कम नहीं थी। तो जो भावना थी वो किसी फौजी से कम नहीं थी। कैप्टन अपने कार्यों से जो असीम देश प्रेम प्रकट करता था, उसी कारण पान वाला उसे पागल कहता था। अब वो जो नेताजी की मूर्ति पे जो चश्मा लगाता था फिर बदल देता था, इसके कारण उसे वो पागल कहता था। ठीक है, अब ये पागल नहीं है, क्योंकि देखिए अगर हम कैप्टन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैप्टन को जो है, पहली चीज़ है नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे के अटपटी लगती होगी, क्योंकि वो उनका एक जो पहचान चिन्ह है वो गायब है। अब वो इतना कैपेबल नहीं है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वैसे ही एक चश्मा बनवा के लगा सकता, इसलिए उसके पास जो अवेलेबल है वो लगा देता होगा।
फिर दूसरा थॉट ये आता है कि भाई नेताजी चश्मा लगाते थे यानी कि उन्हें देखने में दिक्कत होती होगी। तो अगर कैप्टन ये सोचता होगा कि भाई नेताजी को चश्मा नहीं लगाया तो उन्हें देखने में दिक्कत हो रही है, इस वजह से वो चश्मा लगा देता होगा। तो उसकी भावना जो है वो नेताजी का सम्मान, उनकी तकलीफ को वो समझ रहा था, इसलिए उसने ये सारी चीज़ें करी। लेकिन इस चीज़ को पानवाला क्या समझ रहा था? बेवकूफ़ी समझ रहा था, पागलपन समझ रहा था कि मूर्ति के ऊपर कह रहे मूर्ति ही तो है, ऐसा सोच रहा था वो। ऐसा कहना पानवाले की स्वार्थपरकता की भावना को दर्शाता है, जो सर्वथा अनुचित है। वास्तव में जो पागलपन की हद तक देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना रखने वाला व्यक्ति श्रद्धा का पात्र है, उपहास का नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जो नेताजी की तकलीफ को समझ रहा है, उनकी मूर्ति के खालीपन को महसूस कर रहा है, तो ये श्रद्धा का भाव प्रकट करने वाला है, हंसी मजाक या उपहास का नहीं। अब अगला प्रश्न है रचना अभिव्यक्ति से। तो अभी तक तुमने चैप्टर से पढ़ा, ये भी चैप्टर से ही प्रश्न है, लेकिन अब क्या है, सिचुएशन आपके सामने है और आपसे अब आपका मत पूछा जाएगा, इसीलिए बोला गया रचना अभिव्यक्ति से। देखिए क्या है, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। अब कुछ वाक्य दिए गए हैं, अब उन वाक्य के हिसाब से आपको बताना है कि ये पात्र की कौन सी विशेषता बतला रहे हैं। चलिए वाक्य पढ़ लेते हैं। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते थे। अब मैं अगर कहीं जा रही हूँ, सपोज अगर मैं कहीं जा रही हूँ और मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है, मान लीजिए मैं अपने घर से निकल रही हूँ, मेरा आइसक्रीम खाने का मन है, ठीक है, तो मैं उस जगह जाऊँगी, आइसक्रीम खाऊँगी और चली जाऊँगी। लेकिन अगर उसी जगह पर कुछ और चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, तो मैं डेली क्या करूँगी, मैं उस चीज़ को देखने के लिए उस दुकान पे जाऊँगी जो उसके आसपास होगा और वहाँ पे खड़े होकर अपना थोड़ा टाइम एक्सपेंड करूँगी ताकि मैं उस चीज़ को देख सकूँ, ठीक है ना। यही काम कौन करते थे? हालदार साहब करते थे। हालदार साहब को नेताजी की वो मूर्ति इतनी ज़्यादा पसंद आ गई थी। उसके पसंद आने का कारण भी था, भाई मूर्तियाँ तो बहुत लगती हैं, लेकिन इस मूर्ति के पसंद आने का कारण ये था कि इस मूर्ति पर सुभाष चंद्र बोस जी का अपना चश्मा ना होकर जो चश्मा लगाया जा रहा था वो उन्हें बड़ा पसंद आता था, ठीक है ना। और नेताजी के प्रति प्रकट करने वाले, सम्मान प्रकट करने वाले उस व्यक्ति के लिए भी उनके मन में बहुत श्रद्धा थी। तो डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली बोलो, हालदार साहब के अंदर देशभक्ति की भावना प्रबल थी। इसी कारण से वो हमेशा उस पान वाले की दुकान पर रुकते और वहाँ पर वो पान खाते थे और मूर्ति को निहारते रहते थे। तो देखिए क्या है, हालदार साहब का हमेशा चौराहे पर रुकना और नेताजी को निहारना यह प्रकट करता है कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना प्रबल थी और वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले महापुरुषों का हृदय से आदर करते थे। मतलब बहुत, ये नहीं है कि हम सिर्फ देश के लिए जो लोग कुर्बान हुए उनके प्रति भी अच्छा खासा सम्मान प्रकट करते थे। नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति को देखकर खुश होते थे, जिनके लिए उनके मन में श्रद्धा थी। तो समझ में आया, नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वो कैप्टन की देशभक्ति को भी वो देखते थे और जिसको उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो मतलब अपनी देशभक्ति को तो वो उजागर कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग देशभक्त हैं उनके प्रति भी वो आदर भाव रखते थे। तो ये हालदार साहब की विशेषता का पता चलता है। अगला देखते हैं, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो जब कैप्टन से पहली बार हमारे जो हालदार साहब है मिले थे और कैप्टन के बारे में पान वाले से जब पहली बार मिले थे और कैप्टन से पूरी बात करी, कैप्टन के बारे में बात करी थी, तो कहीं ना कहीं हालदार साहब को पान वाले का व्यक्तित्व तो उतना पसंद नहीं आया था। लेकिन दूसरी बार जब वो मिले और जिस वक्त वो पान वाला बहुत भावुक था कैप्टन के मर जाने से, तो यहाँ पर पान वाले की सहृदयता, भावुकता, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। कैप्टन की मृत्यु की बात पर पान वाले का उदास हो जाना और सर झुकाकर आंसू पोंछना इस बात को प्रकट करता है कि पान वाले के हृदय में कैप्टन के प्रति गहरी आत्मीयता की भावना थी। क्या थी? थोड़ा गहरी आत्मीयता की भावना थी। कहीं ना कहीं उसके मन में भी कैप्टन की देशभक्ति के लिए श्रद्धा थी, जिस कारण कैप्टन के मर जाने पर वह दुखी हो गया।
अब इसी कारण से क्या था, कैप्टन मरा तो वो थोड़ा सा दुखी हो गया था। उपरोक्त घटना से पानवाले की संवेदनशीलता और देश प्रेम की भावना का पता चलता है। तो इससे किस चीज़ का पता चल रहा है, जो वो देशभक्ति की भावना उसने जो प्रकट करी है, जो कहीं ना कहीं अंदर दबी थी, वो चीज़ अब उजागर हुई। वो हंसमुख था इसलिए इस तरीके से उसने कैप्टन का मजाक उड़ाया था, लेकिन बाद में जब उसने इतना उदास होकर कैप्टन के मर जाने पर अफसोस दिखाया तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो दबी हुई देशभक्ति की भावना थी वो उजागर हुई। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। अब इससे क्या पता चलता है, कैप्टन बार बार मूर्ति पे, तो ये कैप्टन की देशभक्ति को दर्शाता है, ठीक है ना। तो क्या है, कैप्टन द्वारा बार बार मूर्ति पर चश्मा लगाना यह प्रकट करता है कि वह देश के लिए त्याग करने वाले लोगों के प्रति अपार श्रद्धा रखता है। उसके हृदय में देशभक्ति और त्याग की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। तो अपने देश से तो वो प्रेम करता ही करता था, लेकिन इस देश के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया उनके लिए भी बहुत ज़्यादा सम्मान रखता था। तो ये उसकी देशभक्ति की भावना को प्रकट कर रहा है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 7। क्या है देखिए, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। तो देखिए क्या है, इस बारे में जो है चैप्टर में नहीं लिखा है, सिर्फ एक एजम्पशन आपसे पूछा जा रहा है कि जब उन्होंने बोला कि भाई कैप्टन कौन है क्या है, पान वाले से पूछा, तो पान वाले ने ये तो बताया कि भाई वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ये चीज़ कही उन्होंने। और सीधे उधर ही कैप्टन आ रहा था तो उन्होंने इशारा कर दिया, देखो भाई वो आ रहा है देख लो। जैसे ही इन्होंने मुड़कर देखा, किसने, हालदार साहब ने मुड़कर देखा, वो तुरंत चौंक गए। यानी कि वो चीज़ जो सोच रहे थे उन्हें उससे जस्ट विपरीत मिला। तो अब उन्होंने कैप्टन के बारे में क्या रेखा चित्र बनाया, अपने दिमाग में क्या सोचा होगा भाई। एक तो उसका कृत्य, यानी कि वो जो कार्य कर रहा था, नेताजी की मूर्ति पे चश्मा लगा रहा था, दूसरा उसका नाम कैप्टन। इन दोनों से ये सारी चीज़ें पता चल रही थी कि शायद वो कोई फौजी होगा, ठीक है ना। उन्हें लग रहा होगा शायद ये कोई फौजी है, तो मतलब जाहिर सी बात है बलिष्ठ शरीर होगा, तंदुरुस्त व्यक्ति होगा, डिसिप्लिन्ड होगा, इस तरह का एक जो है उन्होंने पान वाले के बारे में सोचा होगा। लेकिन जैसे ही पान वाले को देखा वो तुरंत अचानक चौंक गए, क्योंकि वो उनकी सोच के बिल्कुल विपरीत था। जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात रूप में नहीं देखा था तब तक उनके मानस पटल पर कैप्टन का व्यक्तित्व एक फौजी व्यक्ति जैसा रहा होगा, जो लंबे कद वाला, मजबूत कद काठी वाला, हट्टा कट्टा दिखता होगा। उसका चेहरा रोबीला तथा घनी मूंछों वाला रहा होगा। वह अवश्य ही नेताजी की फौज का सिपाही होगा। वह हर कोण से फौजियों जैसा दिखता होगा। तो जैसा नाम है ना, उस हिसाब से उन्होंने एक जो है चित्र अपने दिमाग में बना लिया। कैप्टन है तो मूछें होंगी, ठीक है, बढ़िया भरा शरीर होगा, एकदम रोबीला, प्रभावशाली व्यक्तित्व जिसे हम बोलते हैं। तो इस तरीके का उन्होंने एक कैप्टन के बारे में सोचा होगा। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 8 पर। क्या दिया है, कस्बों, शहरों, महानगरों पर किसी न किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। आप देखेंगे कि आपके शहर में, मेरे शहर में तो हाँ बहुत सारी लगी हैं, आपके शहर में भी बहुत सारी लगी होंगी, ठीक है ना। तो ये एक फैशन हो गया कि जो मतलब मान लीजिए अगर किसी एरिया में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसकी ही मूर्ति बनाकर और उसके नाम से वो पूरी रोड रख दी जाती है और मूर्ति लगा दी जाती है, ऐसा है। तो अब इसी पर कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। अब अगर मान लीजिए ऐसे महापुरुषों की हम अगर मूर्ति लगाते हैं तो इसके लगाने का पीछे का उद्देश्य क्या है, ठीक है, किस मकसद से हम ये मूर्तियां लगाते हैं। तो हम ये मकसद ऐसे समझ सकते हैं कि जिन लोगों की हम मूर्ति लगाने जा रहे हैं उन लोगों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया, देश के लिए बहुत सारे कार्य किए। तो इनकी मूर्ति लगाकर हम सभी लोगों को ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि आप भी इनसे कुछ सीखिए, आप भी अपने देश के प्रति वो भाव उजागर कीजिए, ठीक है ना। देखिए क्या है,
समाज सेवा, देश सेवा या ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों की मूर्तियां प्रायः कस्बों, चौराहों, महानगरों या शहरों में लगाई जाती हैं। ऐसी मूर्तियां लगाने का उद्देश्य सजावटी ना होकर उद्देश्यपूर्ण होता है। ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं लगाई जाती, इनका अपना एक उद्देश्य होता है। पहला, लोग ऐसे लोगों के कार्यों को जानें और उनसे प्रेरित हों कि इन लोगों ने ऐसे कार्य किए हैं, आप इनको जानिए और इनसे प्रेरणा लीजिए। लोगों में अच्छे कार्य करने की रुचि उत्पन्न हो और वे उसके लिए प्रेरित हों, यानी कि हमारे अंदर भी ये प्रेरणा जगे कि नहीं, इन्होंने ऐसा काम किया है, इनको इतनी पब्लिसिटी मिल रही है, इतना ये फेमस हो रहे हैं, तो हम भी अगर ऐसा कुछ काम करेंगे तो हमको भी इतनी पब्लिसिटी मिलेगी, हमें भी इतनी प्रसिद्धि मिलेगी। तो वो प्रेरित होंगे और वो भी कुछ देश के लिए, समाज के लिए ऐसे कार्य करेंगे। लोग ऐसे लोगों को भूले ना तथा उनकी चर्चा करते हुए युवा पीढ़ी को भी उनसे परिचित कराएं। तो ऐसे लोगों की मूर्ति लगाकर ये भी समझाने की कोशिश की जाती है कि ऐसे लोगों को हमें भूलना नहीं है, हम उनके बारे में बात करें और हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी इनके बारे में बताएं कि नहीं भाई, ऐसे लोग रहे हैं, ऐसे लोगों ने कार्य किए हैं, तो ये एक काम करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके मोहल्लों में या एरिया में ऐसे महान लोग हुए होंगे, जैसे कोई फौजी हुआ या कोई एक ऐसा समाज सेवक हुआ या कोई एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने बहुत बहादुरी का काम किया हो। तो आप अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों की मूर्तियां लगवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, आप जिसकी भी मूर्ति लगाना चाहते हैं, आप पूरी तरीके से उसका आंसर लिखने के लिए स्वच्छंद है। तो आप उसी तरीके से लिखना कैसे है ये मैं आपको बता सकती हूँ। देखिए क्या, मैं अपने इलाके के चौराहे पर चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा लगवाना चाहूँगा ताकि लोग, विशेषकर युवा वर्ग को अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा मिले। मतलब चंद्रशेखर आज़ाद जी से प्रेरणा मिले कि भाई ऐसे लोग होने चाहिए, वे अपनी मातृभूमि पर आंच ना आने दे और अपने जीते जी देश को गुलाम होने से बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने से भी ना हिचकिचाएं। इसके अलावा युवाओं में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना बलवती रहे, कि मतलब हम उनके कार्यों का, जैसे मान लीजिए हमने चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति अपने एरिया में लगवा दी, अब उसमें हम वहाँ पर कभी ना कभी गोष्ठी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो करने के बाद क्या होगा, हम उनके कार्यों के बारे में बखान करेंगे और बखान करने से ये होगा कि जितने लोग उस गोष्ठी में आएंगे वो उनसे परिचित होंगे, उनके बारे में चर्चाएं होंगी, आगे आने वाली पीढ़ी को उसके बारे में पता चलेगा। तो इस तरीके से हम सिर्फ एक मूर्ति लगाने से उनके बारे में हमारे अंदर सम्मान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आगे आने वाली पीढ़ी जो इससे अनभिज्ञ है उन्हें भी इस बारे में जानकारी प्राप्त होगी। अब है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। अब क्या होता है कि भाई मूर्ति तो हम लगवा देते हैं, अब मूर्ति लगाने के से साथ हमारा काम खत्म नहीं होता, ठीक है। आप ये सोचो कि अरे कोई महान व्यक्ति था, हमने मूर्ति लगवा दी, मूर्ति लगवाने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके मान सम्मान की हमें देखभाल करनी होती है, मूर्ति की देखभाल करनी होती है, समय समय पर वहाँ गोष्ठियाँ करनी होती हैं, उनके किए गए कृत्यों का बखान करना होता है, चाहे हम उनकी पुण्यतिथि पर करें, चाहे जन्मोत्सव पर करें, जैसे भी करें। मतलब एक हमें जो है चीज़ें, बहुत सारे उद्देश्य होने चाहिए, बहुत सारे उत्तरदायित्व तो हमारे होते हैं उस मूर्ति को लगाने के बाद। अब ये क्या क्या है, चलिए देखते हैं। चौराहे या कस्बे में लगी समाज सेवी या अन्य उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति की प्रतिमा के प्रति हमारा तथा अन्य लोगों का यह उत्तरदायित्व होना चाहिए। क्या उत्तरदायित्व का मतलब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मूर्ति लगाने के बाद हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, हम उसकी साफ सफाई कराएं। भाई देखिए, अब चूंकि वो पत्थर की मूर्ति है, संगमरमर की मूर्ति है, आप कहीं पर चौराहे वगैरह पे जहाँ पर भी आपने लगवा दी है, तो जाहिर सी बात है डस्ट है, सारी चीज़ें बैठेंगी, तो एक प्रॉपर उसकी साफ सफाई करवाते रहना चाहिए। दूसरा, साल में कम से कम एक बार वहाँ ऐसा आयोजन करें कि लोग वहाँ एकत्र हों और उस व्यक्ति के कार्यों की चर्चा करें। जैसे मैंने बताया, जिसकी भी मूर्ति आपने लगाई है तो वहाँ एक संगोष्ठी ज़रूर होनी चाहिए।
जो हमने बोला, चाहे उनकी जयंती पे हो, चाहे पुण्यतिथि पे हो, किसी भी तरीके पे हो, आपको जो है वहां पर एक गोष्ठी करिए ताकि उनके कार्यों की चर्चा हो सके। उस व्यक्ति के कार्यों की वर्तमान में प्रासंगिकता बताते हुए उनसे प्रेरित होने के लिए लोगों को कहें। उस व्यक्ति ने जो कार्य किए उसे हम वर्तमान समय में भी हम कितने उपयोगी हैं, ये चीजें बतानी है और उसे अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। मूर्ति के प्रति सम्मान भाव बना रखें। ये नहीं कि मूर्ति, अरे मूर्ति ही तो है। आज जैसे कैप्टन के लिए क्या थी, वैसे तो सबके लिए वो मूर्ति थी, लेकिन कैप्टन ने वहां पर बिना चश्मे के जो मूर्ति थी, बिना चश्मे के सुभाष चंद्र बोस जी को कितनी परेशानी हो रही है, इस चीज का अंदाजा उन्हें लगा। तो मतलब क्या है, उस मूर्ति व्यक्ति के साथ साथ उसकी मूर्ति के प्रति भी सम्मान का भाव था, तो उस भाव को बनाए रखना है। प्रश्न संख्या 9 है, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल कीजिए। जैसे कि मैंने जब डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको समझा रही थी तो मैंने बताया था ना कि ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी देशभक्ति की भावना को प्रकट करने के लिए बॉर्डर पर जाएं, वहाँ युद्ध करें, खून बहाएं, जान दें तो ही देशभक्ति प्रकट हो सकती है। ऐसा नहीं है। हम अगर जिस घर में रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, जहाँ पे भी रह रहे हैं, वहाँ हम बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हम अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना। अब जैसे सार्वजनिक संपत्ति है, मान लीजिए एक पार्क है, पार्क में बेंच लगी है, तो अब उस बेंच को हम अगर तोड़ने की कोशिश करें तो गलत है ना। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो हमें उसे रोकना है। मान लीजिए पार्क है, साफ सुथरा पड़ा है, कोई व्यक्ति, कोई बच्चा उसमें कचरा फैला रहा है, तो उसको समझाइए कि नहीं बेटा, यहाँ डस्टबिन है, तुम डस्टबिन में डालो, ठीक है। पर्यावरण के प्रति जागरूक रहिए कि भाई हमारा देश है, यहाँ का वातावरण अच्छा रहेगा तभी तो हम यहाँ पर जी पाएंगे। तो प्रदूषण नहीं फैलाना है, गंदगी नहीं फैलानी है। जो लोग अगर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो उन्हें समझाना है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम कर सकते हैं। देखिए क्या क्या है। सीमा पर तैनात फौजी विशिष्ट रूप से देश प्रेम का परिचय देते हैं। मतलब ये तो एकदम चरम सीमा है, ठीक है, जहां पर वो लोग तो अपनी जान न्यौछावर करने के लिए भी तैयार है। उनका देश प्रेम अत्यंत उच्च कोटि का है और अनुकरणीय है, यानी कि बहुत ऊंचा है और हमारे अनुकरण करने लायक है। मतलब हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। परंतु हम लोग भी विभिन्न कार्यों के माध्यम से देश प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। ये काम है सरकारी संपत्ति को क्षति ना पहुंचाना, ठीक है। सरकारी संपत्ति जैसे मैंने आपको बताया, भाई बस है, ट्रेन है, पार्क में चीजें लगी हुई हैं, सड़कें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बढ़ते प्रदूषण को रोकने में मदद करना, अधिकाधिक वृक्ष लगाना, पर्यावरण तथा अपने आसपास की सफाई रखना, पानी के स्रोतों को दूषित होने से बचाना, वर्षा जल का संरक्षण करना, बिजली की बचत करना, कूड़ा इधर उधर न फेंकना, नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने का प्रयास करना, तोड़ फोड़ ना करना, शहीदों एवं देशभक्तों के प्रति सम्मान रखना, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं हम जो कर सकते हैं, जिससे कारण क्या होगा कि लोगों का देश के प्रति जो सम्मान है वो इस तरीके से प्रकट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमें अगर हम फौज में शामिल हों तो ही हम कर सकते हैं, हम ये सारे काम करके भी अपनी देशभक्ति को प्रकट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, क्या दिया गया है। निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। तो कहते हैं ना, जो लेखक जिस क्षेत्र के रहने वाले, जैसे स्वयं प्रकाश जी जो हैं, जन्म तो उनका इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन ज़्यादातर समय उनका राजस्थान में भी था, तो इस वजह से वो एक स्थानीय बोलचाल की भाषा भी उनके अंदर आई। तो ठीक है, वो उन्होंने क्या लिखा, जैसे कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो अब ये क्या था, ये पान वाले की लैंग्वेज थी। क्या थी, ये पान वाली की लैंग्वेज थी। तो पान वाली की लैंग्वेज को अब आपको सीधी सरल हिंदी में लिखना है। कैसे लिखेंगे आप, समझो कोई नया ग्राहक आ गया, ठीक है ना, तो इस तरीके से लिखेंगे। देखिए मानक हिंदी में रूपांतरित है किस तरीके से, अगर कोई ग्राहक आ गया
और उसे चौड़े चौखट चाहिए, यानी कि दूसरा जो है उसे चश्मा चाहिए। तो कैप्टन कहाँ से लाएगा, क्योंकि उसके पास दूसरा तो है नहीं। तो उसने मूर्ति वाला चौखट दे दिया, यानी मूर्ति वाला चश्मा दे दिया और उसकी जगह दूसरा लगा दिया। समझ में आया? तो ये है हमारा मानक हिंदी में। इसको और आप जैसे आप कर सकते हो, अगर कोई ग्राहक आ गया, उसे चौड़े चौखट फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो कैप्टन के पास दूसरा है नहीं, वो कहाँ से लाएगा? तो उसे मूर्ति वाला चौड़े फ्रेम का चौखट वाला चश्मा दे दिया और उसकी जगह दूसरा चश्मा मूर्ति पर लगा दिया। चलिए आ गए अब हम प्रश्न संख्या 11 पर। क्या दिया है यहाँ पर? भाई खूब, क्या आइडिया है? इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं भाई खूब, क्या आइडिया है। हिंदी के बीच में क्या हो गया? इंग्लिश आ गया। आइडिया इंग्लिश है ना। तो जब एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आते हैं तो क्या होता है? भाषा थोड़ी सी और रोचक बन जाती है हमारे हिसाब से। तो अक्सर है, देखिए हम आपको समझाते समझाते इंग्लिश के कितने सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं ताकि हम चीज़ों से ठीक से आपको चीज़ें बता सकें, आपके अपनी लैंग्वेज में सारी चीज़ें ठीक से समझ में आ सकें। एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से उस भाषा की भावाभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, यानी कि उस बात को ठीक तरीके से अभिव्यक्त करना जो है वो आसान हो जाता है। भाषा का भंडार बढ़ता है, भाषा का स्वरूप अधिक आकर्षक हो जाता है और भाषा में प्रवाहमयता आ जाती है। तो कहने का से ना, समय के साथ जो है वो भाषा का स्वरूप बदलता जाता है। अगर हम समय के साथ उस समय की भाषा में वो नए शब्दों को हम ऐड करते जाएं तो भाषा लोगों के ज़्यादा नज़दीक हो जाती है, हम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो इसलिए ये शब्द बहुत ही, जो नए शब्द हम ऐड करते जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। अब हम आ जाते हैं भाषा अध्ययन पे। ठीक है, अब जो कुछ भाषा अध्ययन यानी कि व्याकरण संबंधी कुछ चीज़ों को हम देखने और समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों से निपात छांटिए और उसमें उनसे नए वाक्य बनाइए। तो अब चलिए मैं बताती हूँ निपात क्या होते हैं। सबसे पहले आपको समझना है निपात। निपात के लिए कोई बेसिक शब्द नहीं होते कि ये शब्द ही निपात होंगे। इनसे क्या होता है, वे शब्द जिनके जरिए हम किसी चीज़ पर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर या गौर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब कैसे, देखो मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। ठीक है, अब यहाँ पर उसके करने पर हम जोर डालना चाहते हैं तो हमने क्या, कुछ ना कुछ पर जो है शब्द लगा दिया। नहीं तो हम बोलते थे नगर पालिका थी तो कुछ काम करती रहती, लेकिन उसके काम करने पर हम ज़्यादा जोर देना चाहते थे तो हमने क्या किया, कुछ ना कुछ जैसे शब्दों को लगाया। तो यही शब्द क्या होते हैं, निपात। हमें प्रेशर किस पे देना था, उसके कर्म करने पर, इस पे हमें प्रेशर देना था, इसलिए हमने इस शब्द का इस्तेमाल किया। तो ये कुछ ना कुछ हमारा क्या हो जाएगा, निपात। तो देखिए क्या है, कुछ ना कुछ। तुम, अब इससे हमने एक नया शब्द है, तुम हमेशा कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हो। उसी तरीके से हम दूसरे शब्द वाक्य पे आ जाते हैं। किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने स्थानीय कलाकार को चुनने का, यानी कि उसको काम करने के मौके देने पर जो है जोर दिया। तो हमने क्या बताया, को ही। तो यहाँ पर हम सिंपल ये भी कह सकते थे, किसी स्थानीय कलाकार को अवसर देने का निर्णय किया गया। अब चूंकि हमने यहाँ पर उसको ही किया गया तो यहाँ पर हमने को ही, वैसे तो निपात यहाँ पर ही है लेकिन हमने को के साथ उसे जोड़ दिया। तो देखिए यहाँ को ही, राकेश को ही हमेशा अच्छे अंक मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। अब यहाँ पर चश्मा तो था, चश्मा के होने पर हमें जोर देना था। किस पे, चश्मा, कि चश्मा तो उस मूर्ति पर था लेकिन संगमरमर का नहीं था। तो उसके होने पर था, तो यहाँ पर तो था जो है वो क्या हो गया, आपका निपात हो गया। तो था, रास्ते में कोई सवारी तो थी नहीं, तो यहाँ पर सवारी के नहीं होने पर जोर दिया गया। आगे आते हैं, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। अब यहाँ पर देखिए क्या है
यहाँ पर अब उनको ना समझने पर जोर देना था। क्या चीज़ थी? वो नहीं समझ पाई, या तुम हवलदार समझ नहीं पाए, हवलदार साहब समझ नहीं पाए, हम सिंपल दे सकते थे, लेकिन उनके ना समझ पाने पर हमें जोर देना था। तो हमने क्या दिया? अब भी शब्द लगा दिया। तो अब भी से वाक्य बना, अब भी तुम बाजार नहीं गए। यहाँ पर सिंपल यह था कि तुम बाजार नहीं गए, हम ये भी बोल सकते थे, लेकिन हम अब थोड़ी देर बाद आ रहे हैं, तब भी वो बाजार नहीं गया, तो हमने क्या बोला? तुम अब भी बाजार नहीं गए। नेक्स्ट आते हैं, 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। अब यहाँ पर क्या था? यहाँ पर क्या है? सिलसिले में चीज है, तो सिंपल था, हाँ दे सकते 2 साल तक हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते रहे, लेकिन हमें क्या था? उन्हें जोर हमें क्या देना था कि उसी कस्बे से गुजर रहे थे, तो इसलिए हमने में लगाया। इस समय में तुम्हें अधिक मेहनत करनी चाहिए, तो हम इस समय तुम्हें अधिक मेहनत करनी चाहिए, लेकिन इस समय में ही तुम्हें अधिक करनी चाहिए, यानी कि एग्जाम टाइम में तुम ज़्यादा मेहनत करोगे तो तुम्हें ज़्यादा सफलता मिलेगी, तो इसलिए यहाँ पर हमने में शब्द लगाया। तो निपात तो आप समझ गए होंगे ना, क्या? तो वे शब्द जिनसे हम किसी खास कार्य पर, खास व्यक्ति पर, किसी घटना पर जोर देने की कोशिश करते हैं, तो उन शब्दों को ही निपात कहा जाता है। अब आ गए प्रश्न संख्या 13। यहां क्या दिया गया जरा देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। ठीक है, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में आपको इनिशियल अभी मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊंगी, तो कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य सारी चीजें क्लियर करूंगी। कर्तवाच्य ऐसा होता है जिसमें कर्म पर प्रेशर दिया जाता है। कर्मवाच्य की सबसे अच्छी पहचान होती है कि इसमें सकर्मक क्रिया होती है और इसमें से और के द्वारा जैसे शब्दों को जरूर लगाया जाता है। अगर निगेटिव सेंटेंस है जिसमें नहीं शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें से लगेगा, नहीं तो बाकी में के द्वारा लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर एक फिट कर देता है। तो यहां पर क्रिया क्या है? देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूं। यहां क्रिया क्या है? कर देता है। अब कर देता है किससे रिलेटेड है? उससे। वह कौन है? कैप्टन। ठीक है, लेकिन जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्रिया कार्य से संबंधित हो जाएगी। जैसे क्रिया यहां कर्ता से संबंधित है, कर्मवाच्य में क्रिया किससे? कर्म से संबंधित होगी, यानी कि उसकी मूर्ति पर चश्मा लगा देने से। तो अब यहाँ पर देख रहे हो, हम उसके लिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल क्या करोगे? आप उसके साथ के द्वारा लगा दोगे। देखो आ गया ना, उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गुने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर एक फिट कर दिया जाता है। कुछ नहीं करना, जैसे ही आप के द्वारा लगाओगे क्रिया में अपने आप बदलाव हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते, पान वाला नया पान खा रहा था। तो खा रहा था, ठीक है, किससे संबंधित है? पान वाले से संबंधित है, लेकिन क्रिया को अब हमें क्या करना है? ये तो करता है, पान वाला क्या है? करता है, लेकिन अब हमें क्या करना है? इसे हमें संबंधित करना है कर्म से। पान वाले से नया पान खाया जा रहा है, तो सिंपल क्या हो गया? पान वाले के द्वारा नया पान खाया जा रहा है या पान वाले से नया पान खाया जा रहा है? दोनों। वैसे तो से नहीं होना चाहिए, यहाँ के द्वारा होना चाहिए। जो से है वो हमेशा आपका नकारात्मक शब्दों में ही आता है। तो पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था। नेक्स्ट आते हैं, पान वाले ने साफ बता दिया था। अब क्या होगा? द्वारा लगा दो, पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। तो सिंपल नहीं है, आपको द्वारा लगाना है, क्रिया स्वतः बदल जाएगी आप जैसे ही उसको सही तरीके से लिखेंगे। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। अब यहां पर क्या देख रहे हो? ड्राइवर ने मारा है, अब यहाँ ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारा गया, तो यहाँ द्वारा लगा दिया हमने, अपने आप आ गया। फिर आते हैं, नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। क्या हुआ? नेताजी ने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया। तो नेताजी, यहाँ ने हटाकर ने किससे होता है? कर्ता कारक की पहचान होती है। कर्म कारक कहाँ पर? द्वारा लगाएंगे। नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया। क्या है? हालदार साहब ने
ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया। अब चूंकि यहाँ देखिए ने लगा हुआ है, हमें उसकी जगह दोबारा लगाना है। हालदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। सिंपल, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जहां पर हमें भाववाच्य में बदलना है, ठीक है। भाववाच्य में क्या होता है, यहाँ पर ना कर्ता प्रधान होता है ना कर्म प्रधान होता है, यहाँ हमारी भावना प्रधान होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। माँ बैठ नहीं सकती तो क्या होगा, माँ से बैठा नहीं जाता, सिंपल। मैं देख नहीं सकती, मेरे से देखा नहीं जाता, ठीक है ना। देखिए कैसे है यहाँ पर, यहाँ हमारा आया माँ से बैठा नहीं जाता। दूसरा है मैं देख नहीं सकती, मुझसे देखा नहीं जाता, ठीक है। क्या होगा, मुझसे देखा नहीं जाता। फिर है चलो अब सोते हैं, चलो अब सोया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर ना काम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर काम करने के और ना ही किसी से काम करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर हम ये सोच रहे चलो अब चलते हैं, है ना हम चल रहे हैं ना चलने को कह रहे हैं। माँ रो भी नहीं सकती, माँ से रोया भी नहीं जाता, सिंपल, ठीक है। अब आप लोग परेशान नहीं होना, ये कर्मवाच्य और भाववाच्य मैं व्याकरण में इसको आपको कराऊंगी पूरा डिटेलिंग के साथ में, तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहो, ठीक है। तो इस तरीके से ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर खत्म हुए, सारे सॉल्यूशंस मैंने करा दिए, सब कुछ हो गया। अब क्या, अब आपको जाना है इसी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको DPP नंबर 7 का आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए, डाउनलोड करिए और उसे सॉल्व करिए, ठीक है। अब आपको मैं बार बार यही कहती हूँ कि जब भी आपको डेली प्रैक्टिस पेपर दिया जा रहा है लिटरली लिख के सॉल्व करो, क्योंकि इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। सबसे पहली चीज़, आपकी स्पीड अच्छी होगी, आपकी राइटिंग सुधरेगी, आपके मिस्टेक्स कम होंगी और साथ साथ आपका रिवीजन तो होगा ही होगा, ठीक है। उसे सॉल्व करिए। ये डेली प्रैक्टिस पेपर आपको 30 मार्क्स का दिया गया है, जिसमें 10 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और 20 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। ये करने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है इसे पोस्ट करना है, तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है। अगर अभी तक आपने वो चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन करिए और उसके वहाँ पर अपना पेपर सॉल्व करके पेस्ट करिए। नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन लेकर मैं आऊँगी कि किस तरीके से इसमें आपका एक समस्या और रहती है कि मैम आंसर किस तरीके से लिखा जाए, कैसे बनाया जाए। तो ये प्रॉब्लम भी आप ये प्रैक्टिस पेपर जो सॉल्व करोगे ना, इसमें ये प्रॉब्लम भी आपकी सारी सॉल्व हो जानी है, ठीक है। तो चलिए अब आपको करना है प्रैक्टिस पेपर डाउनलोड और सॉल्व, ठीक है। अब हम मिलेंगे इसी प्रैक्टिस पेपर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इसके सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। कहाँ पर, सिर्फ डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के इसी प्लेटफॉर्म पे, जिसे आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से जरूर करना है, ठीक है। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।